नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी पाटिल। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के बाद अब हर ओर भय का माहौल है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं, लिहाजा वायरस और विकराल होता चला जा रहा है। 10 अप्रैल को भारत में कोरोना ने एक दिन में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.5 लाख का भी आंकड़ा पार कर दिया, जबकि 11 अप्रैल को 1,70,000 के करीब नए मामले सामने आए, तो वहीं 900 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो गई। ये स्थिति तब है जब देश में टीका उत्सव चल रहा है। रोजाना लाखों लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन अफसोस हालत फिर भी खराब है। वैसे देश में बेकाबू हो चुके कोरोना के मामलों के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल भारत में अब कोरोना की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। इससे पहले देश में 2 टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, रूसी वैक्सीन के इस्तेमाल से हालात काबू में आएंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन फिलहाल सरकार की तमाम कवायदों के बावजूद कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, जिससे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है। इन दोनों राज्यों में स्थितियां लगातार खराब हो रही है, और तो और जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के साथ उसकी जमकर कालाबाजारी भी हो रही है। इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, और कोरोना के इस भीषण काल में आप वायरस से बचने के लिए क्या करें? आज इस पर विस्तार से बात होगी, और हम पहले रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का, जहां शहर शहर कोरोना का कहर है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 28 में से अब तक 18 जिलों में लॉकडाउन लग चुका है। हाल ही में बिलासपुर, सरगुजा, बलरामपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा जिले में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इन जिलों में लॉकडाउन के दौरान कई तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध है। हालांकि चिंता वाली बात यह है कि जिलों को लगातार लॉक करने के बाद भी छत्तीसगढ़ में कोरोना काबू में नहीं आ रहा है। बीते 24 घंटे में ही 10,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में होने वाली मौतें 100 के भी पार चली गई है। आखिर कोरोना कैसे काबू में आएगा, वायरस से खुद को कैसे बचाएं, क्या करें और क्या नहीं? चलिए इन तमाम सवालों का जवाब जानें। उसके पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना कहर से जुड़ी एक रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में लॉकडाउन के बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। प्रदेश में 11 अप्रैल को 10,500 से भी ज्यादा नए केस मिलने के बाद कुल एक्टिव केस बढ़कर 90,000 के पार चले गए, जबकि रविवार को 122 संक्रमितों के दम तोड़ने से मौतों का कुल आंकड़ा 4,899 हो गया है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ऑक्सीजन और वेंटिलेटर वाले मरीजों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर की भी भारी किल्लत हो गई है। राज्य में बीते 4 दिन से रेमडेसिविर की कमी है। इसके लिए मरीजों के परिजन भटक रहे हैं। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सुबह 6 बजे से ही लाइन लगी रहती है। रेमडेसिविर के लिए प्रदेश के कई शहरों से लोग रायपुर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हर दिन में 10 से 15,000 रेमडेसिविर डोज की जरूरत है, जबकि उपलब्धता लगभग 0 हो गई है। छत्तीसगढ़ में तेजी से बिगड़ते हालातों के बीच सियासत भी लगातार जोर पकड़ रही है। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी का कहना है कि केंद्र से मिले 230 वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं, सरकार इनका इस्तेमाल नहीं कर रही है। जबकि कांग्रेस का कथन है कि केंद्र सरकार पीएम केयर के नाम पर एकत्रित फंड का दुरुपयोग कर रही है। केंद्र से मिले 69 में से 58 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं। वार पलटवार से अगर बात करें तो सरकार के तमाम दावों के बावजूद कोरोना अब भयावह हो चुका है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिले लॉक हैं। अब देखना ये होगा कि अपनी संवेदनशीलता के लिए देश भर में पहचान बनाने वाली भूपेश सरकार महामारी पर काबू पाने के लिए आने वाले समय में क्या खास करती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। तो छत्तीसगढ़ में शहर शहर कोरोना का कहर है। ऐसे में जनता खुद को वायरस की चपेट में आने से कैसे बचाए, इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं फिलहाल कैसी हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीधे रायपुर के एम्स के डायरेक्टर नितिन एम नागरकर जी जुड़ गए हैं। नागर जी,
कर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश शर्मा जी, जो नर्मदा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। शर्मा जी, आपका भी सब बहुत स्वागत है। नागरकर जी, पहले एक सवाल कि पहले एम्स में जो मरीज आते थे, कोरोना के पेशेंट आते थे, और अब जो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, दोनों के लक्षण में क्या अंतर देख रहे हैं आप? जी धन्यवाद। जो पेशेंट्स हम पिछले साल लगभग साल भर देखते रहे, समझ लीजिए मार्च अप्रैल में आने लगे थे, जो पीक अपने को जो देखने को मिला था सितंबर अक्टूबर में, और उसके बाद धीरे धीरे केसेस की संख्या घट गई। तो बिल्कुल शुरुआती दौर में जो केसेस आ रहे थे, जो स्पेशली जो बाहर से आए थे, वो एसिम्प्टोमेटिक थे, जिनको ज्यादा सिम्टम्स नहीं थे और जल्दी जल्दी वो ठीक भी हो गए। कुछ दिनों के बाद हमने ये देखने लग गए जो सिक पेशेंट्स भी आने लग गए, जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की, वेंटिलेशन की भी जरूरत पड़ रही थी। वो जनरली एल्डरली थे, उनकी उम्र जिनकी ज्यादा थी, या कोमॉर्बिडिटी थे, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, किडनी डिजीज, कैंसर या अन्य इस तरह की बीमारियां। उसके बाद भी कुछ माइल्ड सिम्टम्स वाले केसेस भी उस वक्त आते रहे जी। और ज्यादातर जो केसेस हमने देखे वो 60-70 साल के ऊपर के थे, कुछ यंगर भी होते थे, लेकिन वो जल्दी ठीक होकर के भी चले गए। अभी कुछ हफ्तों से जो ट्रेंड दिख रहा है हमारे को, स्पेशली ये जो हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव, ये मार्च अप्रैल की अगर हम बात बोले जी, तो कुछ ही शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारे मरीज आने लगे, एक तो पहली बात, और काफी सारे पेशेंट्स को आते ही ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, बुखार है, किसी को पेट में दर्द है, दस्त भी लगे हुए हैं, बॉडी एक है, काफी ज्यादा थकावट है, इस तरह के सिम्टम्स काफी हैं। और जो मोर्टेलिटी जो हो रही है उसमें कुछ रिलेटिवली यंगर एज ग्रुप के भी है, जिनकी उम्र 30-40 साल भी है और जिनको कोमॉर्बिडिटी शायद नहीं भी है। तो ये थोड़ा सा एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड इस बार को देखने को मिल रहा है जी, कि पिछली बार जो धीरे धीरे केसेस की संख्या बढ़ी, ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में, समझ लीजिए 2 से 3 हफ्ते के अंदर लगभग वो पूरा 400 बेड का हमारा वार्ड भर गया। और पिछले बार जिसको हो सकता है 3-4 महीने लगे थे जी। और सिम्टम्स जो है वो डेफिनेटली इस बार ज्यादा है और यंगर एज ग्रुप भी इन्वॉल्व है इसमें। तो ये अंतर जो पिछली बार के सिम्टम्स और इस बार के सिम्टम्स में अंतर? हाँ जी, सिम्टम्स में देखिए, पहले तो एक तो हम हमेशा ये कहते कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या उस वक्त भी ज्यादा थी, हो सकता है अभी भी वो कुछ इस तरह के मरीज होंगे ही, लेकिन काफी सारे पेशेंट्स हैं जो सिम्प्टोमेटिक भी इस बार रहे हैं, जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, जो उस वक्त उनकी परसेंटेज रिलेटिवली कम थी, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। और एक परिवार में बहुत सारे मरीज इस बार एक साथ देखने को मिल रहे हैं, शायद वो वायरस बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है एक से दूसरे में। बुखार, बॉडी एक, उसके बाद थकावट, पेट में दर्द, उल्टियां, दस्त, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो इस बार देखने को मिल रहे हैं। पिछले बार भी थे लेकिन इस बार शायद ज्यादा नजर आ रहे हैं जी। डेथ रेशियो भी बढ़ा है इस बार? देखिए, ये तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में जो केस फैटेलिटी रेट है वो अन्य देशों से कम है डेफिनेटली, और छत्तीसगढ़ में भी वो 1.1-1.2% के आसपास ही रहा है जी। तो पहले के मुकाबले अभी बहुत ज्यादा हम नहीं उसमें अंतर बता सकते, लेकिन एक साथ इतने सारे केसेस आए तो नेचुरली मॉर्टेलिटी कुछ केसेस में पाई जाएगी जी। तो ये तो कुछ महीनों के बाद ही पता लगेगा कि इस वक्त एग्जैक्टली कितना था पिछले बार के कंपैरिजन में। लगभग अभी फिलहाल तो उतना ही 1.1-1.2% के आसपास ही केस फैटेलिटी रेट है। नहीं, जैसे पिछली बार अगर 100 या 1000 केस कोरोना के आते थे, तो जो आप कह रहे हैं कि 1.1-1.2, तो रेशियो तो मैंने संख्या तो मरने वालों की बढ़ रही है। इस बार जैसे आप बता रहे बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो 8000, 7000, 10000, जहां पहले 1000 आते थे, तो 10000 में 1.1 और 1000 में 1.1 बहुत अंतर हो जाता है जी। है, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो वक्त ही बताएगा। ये अभी बहुत हम कह सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन हम देख रहे हैं, करीबन समझ लीजिए मार्च का लास्ट वीक और ये अप्रैल के 2 वीक्स के आसपास। डेफिनेटली जब केसेस बढ़े हैं तो मोर्टेलिटी की जो, जैसे अगर हम बात करें उस वक्त भी जब पीक पीरियड था तो 5 से लेकर 7-8 पर डे हमारी मोर्टेलिटी हो जाती थी जब पूरा वार्ड भरा था। अभी भी इसी तरह से कुछ हालात है, लेकिन ये उस वक्त वो धीरे धीरे हुआ, यही अंतर है। इस बार वो अचानक हुआ, ये बहुत बड़ा फर्क शायद पिछले बार में और इस बार में। हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं जो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। राजेश जी। डॉक्टर नितिन नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और आपका पूरा स्टाफ भी सब स्वस्थ होगा।
जी जी जी। और जैसा अभी तक आपने बयान दिए हैं ये बिल्कुल सही हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में भी और मेरा पास के जिले होशंगाबाद में भी मेरा अनुभव रहता है, लगभग ऐसा ही अनुभव है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि ये जो वायरस है, जो पहले वुहान वायरस था पिछले साल का, ये वायरस ने फिर से म्यूटेट किया, मुझे ऐसा लगता है। और ये भी यहाँ भी ऐसा ही अनुभव देखने को मिल रहा है कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो ग्रस्त हो रहा है। और अचानक से जो है जब इस तरह के केसेस बढ़ते हैं तो सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। और यहाँ हम जो फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी, चुनौती फेस कर रहे हैं कि अचानक एक ऐसी मैं तो उसे र्यूमर ही कहूँगा, ऐसी भ्रामक स्थिति बन गई है कि जो इंजेक्शन है एंटीवायरल रेमडेसिविर को लेके, जितने भी मरीज और मरीज के अटेंडेंट्स हैं वो ये मानने लगे हैं कि रेमडेसिविर जो है लाइफ सेविंग ड्रग बन गया है और उनके पेशेंट्स के लिए जो है रेमडेसिविर बहुत आवश्यक है। और उसको लेकर जो है एक अजीब सी स्थिति बन गई है। अजीब सी स्थिति मतलब आप न उनको समझा सकते हैं क्योंकि ये बड़ा इमोशनल मामला हो जाता है। और हम सब जानते हैं कि रेमडेसिविर जो है उसका रोल कितना है और कब होना चाहिए। इस मामले में आपके विचार जानना चाह रहा था कि मेरे ख्याल से ये एक मेडिकल फ्रेटर्निटी को आगे आके और बहुत ही व्यापक रूप में जो है ये मैसेज देना चाहिए, जैसे भी करके देना चाहिए कि इसको इस तरह से ना लें कि इसके बिना जो है मरीज बचेगा नहीं। आपका इसमें क्या कहना है? जी डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताई। और जो आपका एक्सपीरियंस जैसा आपने बताया मध्य प्रदेश में लगभग हमारी जैसा ही है। डेफिनेटली ये वायरस आपको पता है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया, एक आरएनए वायरस है और वक्त के साथ म्यूटेट करता है। तो ये हो सकता है वायरस म्यूटेट करा हो, जैसा भी हो। डेफिनेटली ट्रांसमिसिबिलिटी इस बार ज्यादा है और शॉर्ट ड्यूरेशन में काफी केसेस देखने को मिले। जैसे कि अगर हम बात करें इसके इलाज के बारे में, तो क्योंकि वायरल डिजीजेस का ट्रीटमेंट हम जानते हैं कि काफी मुश्किल होता है, चाहे उसके एंटीवायरल ड्रग्स हो उसको बनाने में बहुत साल लगते हैं, जैसे कि HIV के साथ हुआ, या जो इवन वैक्सीन्स बनते चाहे वो पोलियो के लिए हो या बाकी इन्फेक्शंस के लिए होते, उसमें भी बहुत साल लगते हैं। ऑल्दो वी आर वेरी लकी कि इस बार इसके लिए कोविड के लिए तो रिलेटिवली जल्दी, काफी जल्दी वैक्सीन मिला है। मेजर्स तो ट्रीटमेंट के यूजुअली जनरल रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले साल भी जब कोई स्पेसिफिक चीज अवेलेबल नहीं थी तो प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत बार ट्राई की गई और फाइनली लैंसेट के स्टडीज के थ्रू और काफी स्टडीज हमारे यहाँ इंडिया में भी, हमारे यहाँ पे भी हुए, जिससे प्रूव हुआ कि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं था और तो बहुत जगह ट्राई किया गया क्योंकि और कोई थेरेपी अवेलेबल नहीं थी। सिमिलर है रेमडेसिविर, जो कि एक एंटीवायरल ड्रग है। बहुत अर्ली केसेस में जिसमें कोई खास सिम्टम नहीं है उसमें उसका कोई रोल नहीं है। उसी तरह से बहुत एडवांस केस हो गया जो पेशेंट ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, बहुत एंड स्टेज में है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में, वहां पे भी उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। देयर आर सर्टेन केसेस जिसमें आपको लगता है माइल्ड मॉडरेट केसेस है जो प्रोग्रेस कर रहे हैं, न्यूमोनाइटिस है, उसमें दे सकते हैं और उसमें रिस्पॉन्स हम लोगों ने भी देखा कि ठीक रहता है। ऑल्दो इट हैज टू बी ऑल प्रूवन, इसकी सब चीज की वैलिडेशन होने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि वेरियस ड्रग्स हैव बीन ट्राइड, इसको भी ट्रायल थेरेपी पे लोग लेते हैं, लेकिन इसको रामबाण ना समझे और इतनी उसकी किल्लत और वो सब जो है, तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इज लुकिंग इनटू इट और होपफुली उसकी भी रेगुलेशन हो जाएगी। लेकिन ये अकेले कारगर नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। बहुत सारी और चीजें हैं इस इन्फेक्शन में कंट्रोल में लाने की जो कि उस वक्त देने जरूरत है। अकेले रेमडेसिविर उसका रामबाण इलाज नहीं होता। डॉक्टर साहब, इसकी जरूरत कब पड़ती है? जैसे कि मैं कह रहा था कि जो केसेस में हम लोगों ने देखा कि फीवर हो रहा है या उनको न्यूमोनाइटिस का पैच हो रहा है और वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनको इन्फेक्शन में बुखार में टूट नहीं रहा है, उनको स्टीरॉयड भी दिया गया, एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाइयां भी दी गई, तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली एंटीवायरल ड्रग्स भी ट्राई किए जाते हैं, जैसे रेमडेसिविर। बट गारंटीड क्योर किसी भी चीज की नहीं होती है और अभी एज ऑफ नाउ प्रूवन जब तक कि हमको स्टडीज नहीं आते हम ये नहीं कह सकते। लेकिन वही होता है, अभी फिलहाल हमारे पास बहुत कम ऐसे उपाय अवेलेबल है, उपचार अवेलेबल है, तो नेचुरली ये भी एक ट्रायल तरीके से ये ड्रग चल रहा है। इसके अलावा चाहे स्टीरॉयड दे, ऑक्सीजन दे, फ्लूइड मेंटेन करे, एंटीबायोटिक्स दे, ये सब जो जनरल मेजर्स है वो अभी भी किए जा रहे हैं इसके साथ। ऐसी खबरें आ रही डॉक्टर साहब की रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो जितनी जरूरत है उतनी जरूरत मतलब वहां उपलब्ध नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में। इसी तरह से
फेविफ्लू टैबलेट भी वहां उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की भी कमी महसूस की जा रही है, जिस हिसाब से मरीज आ रहे हैं। देखिए, अचानक तो मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने भी लगातार इस पर ध्यान दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी दिया है। कल भी सीएम साहब ने बहुत एक डिटेल्ड चर्चा रखी थी, जिसमें डॉक्टर्स और उनके सरकार के सभी ऑफिसर्स अवेलेबल थे और इस बात का काफी डिटेल में विचार किया गया किस तरह से रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी यहाँ पे इंश्योर की जाए, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी इसकी इंश्योर की जाए। ये बात तो सही है कि बीच में केसेस काफी कम हो गए थे, तो रेमडेसिविर का प्रोडक्शन काफी कम हो गया था और अचानक केसेस बढ़ने की वजह से, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग मेनली महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे स्टेट्स में होती है, तो वहां से फिर इस दवाई को मुहैया कराना पड़ेगा। ऑक्सीजन की जो इशू था वो मेरे ख्याल से क्योंकि इधर ही मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, तो ये जो किल्लत थी वो सॉर्ट आउट कर दी गई है। बस ये जरूर कहूंगा कि गवर्नमेंट इसमें अपना पूरा ध्यान दे रहे हैं और लगातार इस पर गहन चर्चा होती है, डिटेल में चर्चा होती है, उसके बाद जो भी पब्लिक बेनिफिट में होना है वो किया जाता है। पब्लिक इसके लिए डेफिनेटली इनको ये सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि सभी, चाहे वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स हो, गवर्नमेंट की प्रणाली हो, सभी लोग चाहते हैं कि इसमें कंडीशन में इंप्रूवमेंट आए। डॉक्टर नितिन और त्रिपाठी जी, मैं ध्यान आकर्षण इसलिए भी आपका चाहूंगा कि हमने पिछले साल जो है लगभग पूरे साल भर हमने इस कोविड की बीमारी को झेला भी और उससे बाहर भी निकले और पूरा समाज, हर देशवासी जो उससे ग्रस्त था और हमने लेसन भी लिए अपने आप को सुरक्षित रखने के, अपनी आंतरिक अवरोधक क्षमता बढ़ाने के और फिजिकल डिस्टेंसिंग से लेके बार बार हाथ धोना, अपने हाइजीन मेंटेन करना, ये सब चीजें। लेकिन इस जो अप्रत्याशित लहर जो आई है, ये एक ज्वालामुखी जो फटा है, इसके पीछे का कारण अभी भी मैं मेरे व्यक्तिगत लेवल पे मैं नहीं सोच पा रहा हूं कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि ये कौन सा वायरस है। ये वक्त बताएगा कि 100% ये बदला हुआ वायरस है जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि मेरा अनुभव जो पास का जिला है होशंगाबाद से हमारे पास जो नर्मदा अपना अस्पताल हमारा है, वहां पे अभी छिंदवाड़ा से, खंडवा से, पिपरिया से, बैतूल से और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से भी कई मरीज निकल के आ रहे हैं। लगातार रोज वहां से खबरें आ रही हैं, साहब की बिस्तर चाहिए। ये पिछले साल ऐसी स्थितियां नहीं थी। पिछले साल ग्रामीण अंचल में ऐसे कई पॉकेट्स थे जिसमें लगभग अछूते थे लोग, कोविड से अछूते थे गांव के इलाके। लेकिन अभी जो देखने को मुझे समझ में आ रहा है कि ये धीरे धीरे जो है ग्रामीण अंचलों में ये पसरता जा रहा है, जो पिछले नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद जो है कुछ और गंभीर स्थितियां बन सकती हैं और इसके लिए हम सबको जो भी हो सके वो सामना करना चाहिए। अगर ये शहरों में तो ठीक है कि शहरों में स्वास्थ्य समय फिर भी जैसे भी हैं हम सब देखते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये गांव में बढ़ता जाएगा, जिले से तहसील से और ब्लॉक लेवल पे जाता जाएगा और पेशेंट अगर बढ़ने शुरू हुए तो वो स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि पिछली बार जो एम्स में कितने बेड थे, कितने ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, कितने वेंटिलेटर थे, क्या उनको और बढ़ा दिया गया है? जिस तरह से डॉक्टर राजेश जी भी कह रहे हैं कि भयावह स्थिति होने वाली है, आप भी समझ रहे हैं, आपने खुद कहा कि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और पिछली बार जो लंग्स में इन्फेक्शन पहुंचता था वो 7 से 8 दिन, 10 दिन, 15, 12 दिन लग जाते थे। इस बार ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जनता सुन रही है, दर्शक हमारे सुन रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज कि इस बार क्या ऐसा सही है कि 2 या 3 या 4 दिन में ही लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच जाता है? जी त्रिपाठी जी, बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें यही बात है कि अगर जब अर्ली सिम्टम्स है ना, जैसे गला खराब हो रहा है, खांसी हो रही है, बॉडी एक है, तभी अपनी खुद की जांच करा लें। माइल्ड सिम्टम्स में जांच कराने से जो आपने जिक्र किया वो डेफिनेटली पिकअप हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि लोग इसको इनिशियली माइल्डली ले लेते हैं, वो डर है अगर नहीं रहता बिल्कुल मन में कि मुझे कुछ नहीं, माइल्ड इन्फेक्शन है, तो ये सोचने के चक्कर में क्या होता है, अचानक फिर स्थिति बिगड़ जाती है और फिर 3-4 दिन के बाद ऐसे होता है कि सैचुरेशन ड्रॉप करने लग जाती है, सांस में तकलीफ चालू हो जाती है और फिर किसी भी तरह से इमरजेंसी के रास्ते से फिर हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ये सतर्कता शुरुआती स्टेज में बहुत जरूरी है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, ये जो पर्टिकुलर वायरस है उसका ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब एक से दूसरे में जाने की जो क्षमता इस बार ज्यादा है,
और यही एक कारण है जिसके वजह से कुछ ही दिनों में ये वायरस बहुत जल्दी लार्जर एरिया में और लार्जर नंबर ऑफ पेशेंट्स को अफेक्ट किया। और ये फैक्ट है कि पिछले कंपैरिजन में जब बड़े शहरों में मेनली थी, उसके बाद अब टायर 2-3 सिटीज को देखते हुए ग्रेजुअली इवन रूरल एरिया से इस तरह के मरीज आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक चिंता का विषय है और इसका हमको आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। रही बात बेड्स की, जो आपने पूछा सवाल, पिछले साल हमारे पास लगभग 960 बेड्स हैं, जिसमें हमने 500 बेड्स ईयर मार्क किए थे कोविड के लिए। इस बार हमने फिर वैसे ही वो बेड्स वैसे के वैसे ही रख दिए थे। बस ये बात है कि इस बार हमको ऑक्सीजन के बेड्स की जो प्रोपोर्शन है वो उसमें बढ़ानी पड़ी, नंबर ऑफ वेंटिलेटर वाले बेड्स है वो उसमें प्रोपोर्शन बढ़ानी पड़ी, क्योंकि इस बार ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट वाले मरीज, इनकी संख्या ज्यादा है पिछले साल के मरीज। जी, तो डॉक्टर साहब, एक यहाँ कम से कम मध्य प्रदेश में मैंने जो जानकारी ली, हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि एक होम्योपैथी दवा है आर्सेनियम एल्बम, उसकी भी यहाँ लगातार डिमांड बढ़ती जा रही है। हालांकि ये आपके विभाग से नहीं जुड़ा है, लेकिन हम जानकारी चाहेंगे कि क्या इसका भी कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अलग अलग थेरेपीज ट्राई होती हैं और हर एक के अपने उसमें ये रहते हैं, प्रूफ्स रहते हैं, मिले रहते हैं, वैलिडेशंस, तो डेफिनेटली उसमें होगा, इसलिए चलता होगा। और जब तक अपने पास कोई फाइनल क्योर नहीं है तो डेफिनेटली अलग अलग थेरेपीज ट्राई की जाएंगी और जो भी सक्सेसफुल होगा उसको डेफिनेटली यूज किया जाएगा। जी, कुछ केसेस ऐसे भी हैं डॉक्टर साहब, यहाँ तो मेरी जानकारी में बहुत, जिनके दोनों डोज लगने के करीब 30 दिन बाद भी वो पॉजिटिव आए हैं। वैक्सीन लगने के बाद कुछ केसेस डेफिनेटली जिनको इन्फेक्शन पाया गया है। मैं कुछ 2-3 चीजें इसमें क्लैरिफाई कर दूं। एक तो पहले कि वैक्सीन जरूर लगाए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। अब तो 45 के ऊपर वैसे भी खोल दिया है, इससे पहले ऑफकोर्स कोमॉर्बिड और बाकी सब हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स सबने लगवाया है, और लगवाए, जो नहीं लगाए जरूर लगा लें, जो भी एलिजिबल उसमें ग्रुप में आते हैं। ये वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे देश में वैक्सीन की प्रोडक्शन होती है। आपने जैसे जिक्र किया कि तीसरा भी अभी एलिजिबल हो जाएगा, स्पुतनिक वैक्सीन, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसका वैक्सीन का फायदा उठाएं। ऐसा है कि पहला डोज लगने के बाद जो दूसरा, जो समझिए बूस्टर डोज की तरह काम करता है, उसमें बॉडी में एडिक्वेट एंटीबॉडी लेवल डेवलप हो जाएगा इस पर्टिकुलर वायरस के लिए, और उसके बाद अगर संक्रमण होता भी है तो ये माइल्डर इन्फेक्शन होगा। स्टडीज यही बताते हैं कि जो मोर्टेलिटी या मॉर्बिडिटी जो देखी गई है एक बार वैक्सीन लगने के बाद, तो वो डेफिनेटली एक जो आदमी नहीं लगाता है उसके कंपैरिजन में ये वीकर है, इन्फेक्शन माइल्डर रहेगा। तो डेफिनेटली इवन अगर वो पॉजिटिव हो जाते तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक और यहाँ कंफ्यूजन आम जनता के बीच में ये है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कुछ लोग बोल रहे हैं कोवैक्सीन लगवाना है, कुछ कह रहे हैं कोविशील्ड लगवाना है, इसमें क्या अंतर है दोनों में? ये लगभग देखिए वैक्सीन मोरलेस सिमिलर हैं। इनकी जो सक्सेस रेट है समझ लीजिए 80%, 90% लगभग सबकी बराबर है। किसी की स्टोरेज के टेम्परेचर अलग है, जो हमारे पास तो खैर नॉर्मल वाले हैं अब ये दोनों कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन कुछ को -70 डिग्रीज में रखना पड़ता है, ऐसे भी कुछ वैक्सीन है। तो वो उस तरह से कुछ लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हो सकते हैं, बट इफेक्टिविटी में लगभग ये सभी वैक्सीन मोरलेस बराबर है। पिछली बार एक बार फिर हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से मैसेज जाए। पिछली बार ये था कि स्मेल चली जाती थी, सर्दी जुकाम होता था ज्यादातर लोगों को, कुछ को फीवर भी आता था, तो लक्षण पाए जाते थे। इस बार इनके अलावा और कोई सी भी लक्षण है? जैसे कि मैंने बताया कि इस बार डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि वीकनेस काफी हो रहा है, बॉडी एक हो जाती है, बुखार चढ़ता है, पेट में दर्द, क्रैम्प्स और उसके बाद डायरिया, वॉमिटिंग, किसी को स्किन में रैश भी हुए हैं, किसी को माउथ में अल्सर्स भी हुए हैं। तो अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं, लेकिन वायरल इन्फेक्शन यूजुअली इसी तरह से रहता है। अलग अलग तरह उसमें सिम्टोमेटोलॉजी हो सकती है, और हमको यही सोचना है कि इस वक्त किसको भी इसी तरह के सिम्टम्स हो तो कोविड जरूर सोचना चाहिए। कोविड के बारे में जाके अपनी जांच जरूर कराए जिस भी स्क्रीनिंग सेंटर में जो आपके आसपास है, क्योंकि ये खतरा अभी बना हुआ है और इन्फेक्शन हम जानते हैं कि एक पैंडेमिक है जिसका सेकेंड फेज जारी है, तो हमको टेस्टिंग करानी पड़ेगी। वो बेस्ट तरीका है जानने के लिए कि इन्फेक्शन है या नहीं है। और मीनवाइल वैक्सीन, जो मैं जैसे दोबारा यही एम्फसाइज करूंगा कि जो एलिजिबल कैंडिडेट है वैक्सीन लगाए,
और अपने ये जो पर्सनल हाइजीन, मास्क, सैनिटाइजेशन, भीड़ की एरिया को अवॉइड करना, ये आज और भी ज्यादा शायद इम्पोर्टेंट हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन। इसमें कोई खान पान में भी कोई सावधानी बरतनी है क्या? देखिए, खान पान तो नॉर्मली अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक बैलेंस्ड डाइट जिसमें एडिक्वेट कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन हो, वो जरूर लें, अच्छा उसका सेवन करें। और बॉडी फ्लूइड्स अगर किसी के कम हो रहे हैं बिकॉज ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग, तो एडिक्वेट फ्लूइड इंटेक, क्योंकि स्पेशली अभी ये गर्मी का सीजन है, ह्यूमिड या हॉट वेदर रहेगी, तो इस वक्त उसका ध्यान डेफिनेटली रखना पड़ेगा। चलते चलते आखिरी सवाल हमारा ये कि जिस तरह से ये बढ़ रहे केस, डॉक्टर राजेश जी ने भी कहा है कि लगातार बढ़ रहे हैं, गांवों से आ रहे हैं, ब्लॉक लेवल से आ रहे हैं, क्या लगता है ये इसकी लहर कब तक कम हो जाएगी? जैसे पिछली बार हुआ था कि नवंबर दिसंबर तक आते आते काफी कम हो गए थे केस, ये कब तक, आपका अनुमान क्या है, कब तक ये बढ़ेगा, लहर बढ़ती जाएगी और फिर धीरे कब कम होगी? मुझे याद है पिछले इंटरव्यू में आपने ये सवाल पूछा था करीबन जुलाई अगस्त के आसपास। जी, तो मैंने भी कहा था कि अक्टूबर नवंबर के आसपास पीक जाएगा, तो लगभग वही हुआ था पिछले साल। इस साल अभी जस्ट थोड़ा प्रेडिक्ट करना, क्योंकि अभी भी हम राइजिंग ट्रेंड देख रहे हैं कुछ दिनों से। हम देखें तो लगभग समझ लीजिए कि मार्च के लास्ट वीक से लेकर के अप्रैल के अभी तक जो हम देख रहे हैं लगभग 10-12 दिन केसेस अभी भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक बार जब स्टेबल हो जाएगा तब आइडिया लगेगी, लेकिन जनरली यही रहता है कि अगर रैपिड राइज हुआ है तो फिर रैपिड फॉल भी होता है, लेकिन वो वक्त बताएगा। दुनिया भर में यही देखा गया है कि सेकेंड फेज, जो सेकेंड वेव जो आई है वो ज्यादा एक्टिव रही, ज्यादा अक्यूट रही है, बहुत जल्दी डेवलप हो गई थी और उसी हिसाब से खत्म भी हो गई। लेकिन वहाँ कुछ देशों में थर्ड वेव भी आई है, थर्ड टाइम भी लॉकडाउन करना पड़ा है। तो चाहे अगर ये महीना, 2 महीने, 3 महीने रहे, ये याद रखना है कि अभी ये अंत नहीं है, अभी भी ये वायरस पैंडेमिक फैला हुआ है और इसका ख्याल हमको रखना है कम से कम ये पूरा साल। जी डॉक्टर साहब, कोई आपको सवाल करना है? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी आपका। डॉक्टर नितिन जी हमारे साथ चर्चा में आप शरीक हुए, हमारे दर्शकों को आपने सारी जानकारी दी। निश्चित तौर पे उम्मीद करते हैं, जो आपने पिछली बार घोषणा की थी कि अक्टूबर, मैंने बताया था, प्रेडिक्ट किया था कि अक्टूबर तक ही कम हो जाएगी और हुआ वही। इस बार जल्दी ही आप कहेंगे कि कब तक कम हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश जी। जो एक बार फिर वही सवाल, जो जिस तरह से अलग अलग शहरों में रेपिडेसिविर के लिए लाइन लगी हुई है, मारामारी हो रही है, आखिर हुआ क्या? क्या कालाबाजारी हो रही है, उसको रोक लिया है लोगों ने, ज्यादा दामों में बेचने की शिकायतें आ रही हैं, या इसका प्रोडक्शन नहीं हुआ? मुझे तो बड़ी ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से ये जो एंटीवायरल दवा है, ये बहुत समय पहले ईबोला नाम के बीमारी के लिए बनी थी। जैसे मेडिकल साइंस टेक्नोलॉजी में इस तरह की जो वैज्ञानिक जांचें हैं, इस तरह की परीक्षण होते रहते हैं और हर बार हम देखते हैं कि किसी बीमारी के लिए पहले से बेहतर और उत्कृष्ट मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। इसी खोज में जो है ये रेमडेसिविर जो है, ये किसी और बीमारी के लिए इसको निकाला गया था। ऐसे और कई एंटीवायरल ड्रग्स थे और इसके बाद जो है फिर जब भी जांच होती है, परीक्षण का एक तरीका होता है कि उसको पहले लैब में जांच किया जाता है। लैब मतलब उसको पेट्री डिश में, टेस्ट ट्यूब और पेट्री डिश में लेके चलते हैं कि हमने वहाँ पे आर्टिफिशियली वायरस को उगाया, उसके बाद दवाई ये डाली, उसके फिर लक्षण देखे। इस दवाई का जो बेनिफिट है वो पेट्री डिश में इन विट्रो बोलते हैं जिसको, उसमें बेनिफिट ज्यादा दिखा। उसके बाद जब वो इन वाइवो बोलते हैं, जब वो खरगोश पे और माइस पे जो उसका प्रयोग करते हैं, तो इसका उतना बेनिफिट नहीं दिखा जितना उन्होंने पेट्री डिश में देखा था, जितना टेस्ट ट्यूब में लैब में दिखा। और उसके बाद जैसे फिर इन्होंने जो है मनुष्यों पे इसका असर देखना शुरू किया और इसकी पिछले साल से ही जो इस तरह के जो टेस्ट हुए हैं, कहीं 7,000 मरीजों पे, कहीं 8,000 मरीजों पे, उसमें जो कंट्रोल टेस्ट करते हैं, भी कुछ लोगों को इन्होंने रेमडेसिविर दी और कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया, मतलब कुछ लोगों को नहीं दिया। उसमें WHO ने और बाकी भी जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ हैं, सबने एक कॉमन जो ट्रेंड देखा, उसमें कहीं बहुत भयानक मारक क्षमता नहीं देखी इसकी, कि रेमडेसिविर जो है ये बिल्कुल उस बीमारी के रास्ते को रोक दे, ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया। इसलिए WHO ने कभी भी इसको हाईली रिकमेंड नहीं किया। और अभी जिस तरीके से जो है ये अचानक जो विस्फोट हुआ है, इसके पीछे भी एक खोज, जब भी कारण इसके आएंगे, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये अचानक से ये कौन सा वायरस आ गया है।
ये निश्चित है कि ये वायरस पहले के वायरस से कहीं ज्यादा संक्रमणशील है, कहीं ज्यादा संक्रमणशील है। और पिछले 1-1.5 महीने का हम लोग का अनुभव जो है वो पिछले साल के अनुभव से बिल्कुल भिन्न है। जैसा आपने प्रश्न पूछा डॉक्टर नितिन से, ये बहुत जल्दी असर करता है और फेफड़ों में बहुत जल्दी असर करता है, जो पहले वायरस से थोड़ा सा ये एक इसका अलग फीचर है और ये भयानक भी है। पूरे परिवार को इसलिए भी करता है, मेरे हिसाब से लगता है कि ये वायरस पहले के वायरस से कहीं ज्यादा हल्का है। पहले का वायरस जो है वो खांसने से, चीखने से 6-7 फीट 8 फीट दूर जाने के बाद में सेटल हो जाता था सरफेसेस पे। इसलिए पिछले समय जो है बहुत ज्यादा खोजें हुई थी कि स्टील के सरफेस पे कितने घंटे रहता है, प्लास्टिक के सरफेस पे कितने घंटे रहता है। इस बार जो है ये हल्के होने के कारण में अगर कोई व्यक्ति सांस में छोड़ता है वायरस को तो बहुत समय तक जो है एयरबोर्न रहता है, बहुत समय तक एयरबोर्न रहता है। और इस कारण जो है पूरा का पूरा परिवार एक साथ संक्रमणशील हो रहे हैं, एक साथ। ये मैंने नहीं देखा, ये एक बहुत ही इसकी भिन्न स्थिति है। दूसरी बात आप जो कर रहे हो कि ये जो शुरुआत हुई रेमडेसिविर की, अभी इसका उपयोग, ये दुखद बात है जो मुझे समझ में आया कि मरीज यहां तक बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दो। वो जो कस्बों में जो डॉक्टर मिलते हैं, जो घर घर जाके ड्रिप लगाते हैं, बोले साहब उससे हम इंजेक्शन लगवा लेंगे। ये मेरे साथ जो है मतलब जो फोन आते हैं वहां पे कि डॉक्टर साहब आपके मेडिकल स्टोर से एक इंजेक्शन दे दीजिए, हम घर बैठ के लगवा लेंगे। तो कहीं जांचों में भी कहीं ना कहीं कुछ विषमताएं आई हैं, जैसे RT-PCR को लेके जो है बीच में चीजें आई थी। अभी एकदम से जब विस्फोट होता है तो इतने ज्यादा सैंपल किसी भी लैब में आ जाते हैं कि उसकी रिपोर्टिंग जो है पहले सुबह जैसे RT-PCR की जांच की, शाम को रिपोर्ट मिल जाती थी। बीच में ये भी व्यवस्था हो गई थी कि आपने सुबह किया, शाम तक रिपोर्ट आ जाती थी। अगर शाम को आपने RT-PCR की जांच की, अगले दिन आ जाती थी। लेकिन अभी ये स्थिति है कि 2-3 दिन तक जो है RT-PCR का पता नहीं है। और ये भी यहां देखने को बिल्कुल सही बोला आपने कि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, शरीर में आपके वायरस ने प्रवेश किया, लक्षण कितने दिन में आते हैं। पहले के वायरस में 5 से 7 दिन के लक्षण थे कि वायरस प्रवेश कर चुका है, आपके शरीर में वायरस है, लेकिन आपको पता नहीं है। लक्षण आने में 5 से 7 दिन लगते थे, बुखार आता था। लेकिन अभी इसका अभी तक कोई साइंटिफिक खोज नहीं है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि ये भी कम हुआ है, ये अवधि भी कम हुई है। और इसके पहले RT-PCR होता है, RT-PCR की जांच जब तक आती है तब तक तो CT स्कैन में, HRCT में फेफड़ों में संक्रमण आ चुका रहता है। ये एक नहीं, दो नहीं, कम से कम ऐसे 40-50 केस मैं देख चुका हूं कि बुखार एकदम से आया, लोगों को बुखार आके हल्की सी खांसी हुई और लोग अपने आप से जो है आके उन्होंने HRCT कराया। और आजकल रैपिड एंटीजन भी काफी अवेलेबल है। रैपिड एंटीजन की हालांकि संवेदनशीलता इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमको कुछ तो पता चल जाता है जी। और धीरे धीरे करते करते ये एक अच्छा खासा मतलब मेरा अनुभव हो चुका है इसमें कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार है, उसको मन में अगर अच्छा नहीं लग रहा है, हल्की सी खांसी है और कमजोरी महसूस कर रहा है, तो लगभग ये मान के चलिए 90% केसेस में उसको कहीं ना कहीं से कोविड की हवा मिली है। और उसको RT-PCR कराने जाते हैं, RT-PCR अवेलेबल नहीं है। पिछले 3-4 दिनों से RT-PCR भी उतनी अधिकता में नहीं हो रहा है। जो हॉस्पिटल कर रहे थे वो शायद क्यों मना कर रहे हैं, इसका कारण वही बेहतर जानते हैं। और जब तक मरीज को बुखार आता है, खांसी आती है, HRCT के लिए बोलते हैं, HRCT में धब्बे आने शुरू हो जाते हैं। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ही जो है उसकी हवा में, रूम एयर में जो सैचुरेशन पहले 94, 95, 98 मिलती है, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। ये एक ऐसा दृश्य बनते जा रहा है जो शहर तो शहर, कस्बे जो है होशंगाबाद जैसे शहर को लेकर, वहां से भी अगर हम देखते हैं तो ये अचानक बहुत ज्यादा संख्या में इस तरह के पेशेंट उमड़ के आ रहे हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी। और इसमें जो लोगों को ये नाम जब चल जाता है कि जैसे वो गणेश जी दूध पीते थे, या पिपरिया में वो पेड़ पे अगर हम तने को जब भी पा लेते हैं तो बहुत सी बीमारियां, ये हमारे भारत में तो बहुत जल्दी इस तरह की चीजें फैलती हैं। और इसी तरह से रेमडेसिविर का भी जो ये भ्रामक जो सूचना बाहर आई है कि रेमडेसिविर लाइफ सेविंग इंजेक्शन हो गया है, कि अगर पेशेंट अगर गंभीर है आपका तो रेमडेसिविर से जान बच जाएगी, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निराधार है। ये रेमडेसिविर का उपयोग जरूर है, लेकिन हमको यहाँ पे ये थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि रेमडेसिविर करता क्या है और कोविड में आदमी को परेशानी कैसे होती है। इसमें थोड़ा सा वक्त मैं आपका लेना चाहूंगा, अगर दर्शक इसको समझ पाए जी, कि कोविड का वायरस जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो
कोई भी वायरस शरीर के बाहर सक्रिय नहीं रहता, वो निष्क्रिय स्टेज में बहुत समय तक पड़ा रह सकता है, लेकिन सक्रियता के लिए उसको एक जीवित कोशिका की जरूरत पड़ती है, और वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 जो है वो जीवित कोशिका के भीतर ही होता है जाके। जो जब एक बार आपके शरीर में अगर वायरस प्रवेश कर चुका है और प्रवेश करते के बाद में उसकी संख्या ज्यादा हो जाती है, तो आपके शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन जो फैलता है, ये आपके शरीर की प्रतिक्रिया है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम लो होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। लेकिन रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, ये शुरुआत में वायरस के 2 से 4 होने की प्रक्रिया को उस पर रुकाव लगाता है। लेकिन अगर एक बार वायरस बहुत ज्यादा संख्या में हो चुका है, ऑलरेडी फेफड़ों में वायरस आ चुका है और ऑक्सीजन की कमी आ चुकी है, ऑक्सीजन हाई मास पे है, उस वक्त रेमडेसिविर का कोई उपयोग नहीं है। तो ये करबद्ध निवेदन है कि ऐसा मन में ना लाएं, जो मरीज और उसके साथ के जो अटेंडेंट्स हैं जहां भी हैं, वो ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर उनका मरीज गंभीर है, वेंटिलेटर पे है या हाई फ्लो मास्क पे है, तो रेमडेसिविर जो है उनसे उनको लाइफ सेविंग हो जाएगा। ऑलरेडी अस्पताल वाले जो है जो सावधानी के साथ में दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं, स्टेरॉयड शुरू कर देते हैं, वो दवाइयाँ कहीं ज़्यादा यूजफुल हैं इसके लिए। इसलिए एकदम से भावुक हो गए, जगह जगह घूमना, और हमेशा ही होता है कि जब भी डिमांड और सप्लाई में तालमेल गड़बड़ाता है तो चीज़ें कम हो जाती हैं, और यही कारण है शायद कि सप्लाई नहीं आ पा रही है, इंजेक्शन नहीं बन पा रहे हैं, और एकदम से शहर में जो है इसका एक वातावरण बना हुआ है कि रेमडेसिविर गायब हो गया। जी, चलिए हम सीधे चलते हैं। रेमडेसिविर उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, वहाँ ये भी बात सामने आ रही है कि जो डेथ रेट है या मरने वालों का आंकड़ा कहीं ना कहीं सरकार छुपा रही है। इन सब बातों को लेकर के हम सीधे चलेंगे जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर। जबलपुर से हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ अरविंद दुबे हैं, हमारे साथ अजहर शेख इंदौर से हैं, हमारे साथ ब्यूरो चीफ ग्वालियर के विनोद शर्मा हैं, और भोपाल से निर्मल सिंह हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि वहां उपलब्धता क्या है। सबसे पहले अजहर, आपके पास क्या रेमडेसिविर जिस इंजेक्शन के लिए मारामारी चल रही थी, अच्छी खबर आई है कि वहां 45,000 से ज्यादा इंजेक्शन आ गए हैं, उपलब्ध हो गए हैं। आज की क्या स्थिति है रेमडेसिविर में? दूसरा, जैसा कि कहा जा रहा है कि मौत ज्यादा हो रही है, बताया कम जा रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? और आज इंदौर में क्या रेशियो रहा है एक्टिव केस का और मरने वालों का? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, रेमडेसिविर की बात की जाए तो टोटल 25,000 जो पूरे प्रदेश के लिए आए थे, लेकिन इंदौर में 1,500 ही उपलब्ध किए गए, जहां पर उन्होंने कुछ कुछ अलग अलग अस्पतालों में रेमडेसिविर जो है प्रशासन ने पहुंचाए थे। तो वहीं कुछ अभी हालातें और रेमडेसिविर को लेकर ठीक नहीं चल रही हैं। वहीं कालाबाजारी भी इसको लेकर जबरदस्त उठाव पर है। जहां 800 रुपए का एक इंजेक्शन बिकने वाला था, वहां 2,000 पहुंचता है, वो 5,000 के ऊपर पहुंच जाता है। फिलहाल में प्रशासन ने इस पर पूरी रोक लगा दी है, लेकिन हम ये बिल्कुल बता जाएंगे कि आने वाले 2 से 4 दिनों में ये जो इंजेक्शन की जो स्थिति है वो बेहतर एक ठीक रूप ले लेगी। तो वहीं जो आंकड़े की बात की जाए मौतों की, तो 4 से 5 जो मौतें हैं वो रोज हो रही हैं। लेकिन शमशान घाटों में जो बात की जाए अंतिम संस्कार या कब्रिस्तान में दफनाने वालों की, तो कहीं ना कहीं 5 से अधिक शमशान घाट में शव पहुंचते हैं, तो कब्रिस्तान में 5 से अधिक शव को दफनाए जाते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ों में 4 से 5 जो मौतें हैं वो रोज आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ता भर में हमें कुछ एक अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन अभी जो हालात है वो चिंताजनक बिल्कुल जरूर है। जो नए मरीज जो निकल रहे हैं उनको अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। काफी ऑक्सीजन की जो समस्या है वो बराबर बनी है। कुछ जो लोग हैं वो लापरवाही अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हैं, वो अपने आप को ही घर पे ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, क्योंकि उनको अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। कुछ मौतों की जानकारी भी जरूर सामने आई थी कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उस कारण उनकी मौतें हो रही हैं। तो बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सत्यता है। लेकिन जो प्रशासन है वो बिल्कुल चिंताजनक है, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं को ठीक करने में लगा हुआ है। अच्छा, एक बात बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। आपने कहा कि 900 का इंजेक्शन 1,500-2,000 में मिल रहा है। अलग अलग कंपनियों के रेमडेसिविर के इंजेक्शन के रेट अलग अलग हैं। कुछ कंपनियों का 900 है, किसी का 2,000 है, 5,000 तक भी रेट है। तो क्या इस पे भी आपने छानबीन की है कि जिन कंपनियों का रेट रेमडेसिविर इंजेक्शन का 5,000 है वो किस उसमें मिल रहे हैं कीमत पे?
बिल्कुल, ये 800 रुपए का जो इंजेक्शन था वो दूसरी ड्रग से कंपनी का था, लेकिन जिस दिन से काला बाजारी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के बाहर आई है उस दिन से प्रशासन अलर्ट हुआ था। लेकिन कल एक घटना इंदौर में फिर सामने आई थी, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए 20,000 में बेचने में 2 युवक को पकड़ा गया था, लेकिन वो वहां से भाग निकले। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो ये रेमडेसिविर का जो ब्लैकमारी है वो अभी भी जारी है, लेकिन लोगों में एक तरह की जागरूकता नहीं आई थी। ये बिल्कुल क्या रेमडेसिविर जो है वो लगाने से उज्जीवित हो जाएगा या स्वस्थ हो जाएगा पेशेंट, लेकिन जहां डॉक्टरों ने नहीं लिखा था वहां लोग फिर भी लाइन में लगकर अपने पेशेंट को रेमडेसिविर लगाने के लिए मजबूर थे। लेकिन कल एक डॉक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये जरूर स्पष्ट कहा है, साफ बात कही है कि जबरदस्ती रेमडेसिविर लगाने से फेफड़ों पे इफेक्ट होता है, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर कहता है तो ही रेमडेसिविर लगाएं। जी डॉक्टर साहब कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा रेमडेसिविर अगर जबरदस्ती लगाते हैं तो फेफड़ों में अलग से इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर साहब, रेमडेसिविर जो है ये एंटीवायरल ड्रग है, इससे साइड इफेक्ट जरूर है। इसके साइड इफेक्ट जो हैं जीआई ट्रैक्ट पे भी हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे भी हैं, इसके साइड इफेक्ट्स किडनी पे भी हैं, इसके साइड इफेक्ट लीवर में भी है। और ये भी कहा जाता है कि रेमडेसिविर लगाने से पहले आपको LFT मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट की जांच करा लेनी चाहिए, और 12 साल से नीचे 40 किलो के नीचे ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। लेकिन हाँ, अभी जो मेरा जो अनुभव है कि अनइंडिकेटेड यूज किसी भी दवाई का, जो दवाई का इंडिकेशन नहीं है और आप एक भय के कारण जो है जब आप कोई भी दवाई यूज करते हैं तो धीरे धीरे आपकी बॉडी अंदर से जो है उसको अडॉप्ट कर लेती है और उसका असर कम हो जाता है। तो रेमडेसिविर का जो जिस तरह से अभी यूज हो रहा है अनइंडिकेटेड, बहुत ही गलत तरीके से इसका यूज हो रहा है। चल जबलपुर चलते हैं। अरविंद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? अगर आ रही है तो आप क्या है, रेमडेसिविर की क्या स्थिति है? और जिस तरह से हमने अजय जी से पूछा था, भोपाल में भी है, निर्मल जी भी है, कि जो स्मशान घाट या कब्रिस्तान में मौत का आंकड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है और ऑन रिकॉर्ड कम बताया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जिनकी वो कोरोना हो चुका है, कोरोना होने के बाद उनकी डेथ हुई है, अगर उनकी नेगेटिव आ गई है तो उनको वो अपने रिकॉर्ड में नहीं लेते हैं। क्या स्थिति है अरविंद जी? जबलपुर में अमूमन पिछले 24 घंटों में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कोई स्थिति में बदलाव भी नहीं आया है सर। जो कल स्थिति थी, जो क्राइसिस थी, जो मारामारी है, वही मारामारी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आज भी है। आज भी मरीज के परिजन उसी आशा में भटकते रहे कि शायद सरकार ने चूंकि ऐलान कर दिया था कि इतने हजार इंजेक्शन उन्होंने मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में भेजे जाने हैं तो शायद आ गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, जिला प्रशासन के ऊपर दबाव पड़ा था, इस वजह से उसने केमिस्ट की दुकानों में जा जाकर दुकान तलाशने का काम शुरू किया था, इंजेक्शन ढूंढने का काम किया था। उसमें एक सफलता ये मिली थी कि एक दुकान में उसके 2 नौकर 18,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे थे। खरीदने वाले ने वीडियो के सहित प्रमाण बना लिए थे, इसलिए उस दुकान को सील कर दिया गया। मालिक दुकानदार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। अभी फिलहाल पुलिस हिरासत में है तीनों, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है आम मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तमाम तरह की मारामारी है। बड़े जो निजी अस्पताल हैं उनके यहाँ पर स्टॉक बहुत भरपूर है और अपने उन पेशेंट को वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बड़े इत्मीनान से लगा रहे हैं जो पैसा दे सकने में सक्षम है। ये तो हुई रेमडेसिविर की स्थिति। अब से कुछ देर पहले ही मेरे पास एक वीडियो आया है, जबलपुर में जो कोरोना संक्रमित मरीज जिनकी मौत हो जाती है उनके लिए चौहानी मुक्ति धाम को मुकर्रर किया गया है। वहीं पर अंतिम संस्कार नगर निगम के अमले के द्वारा किया जाता है। वहां पर जो व्यक्ति जो मोक्ष संस्थान जो चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं और इस अंतिम संस्कार में पूरा सहयोग कर रहे हैं, उन्होंने अभी एक वीडियो बनाया है और वो वीडियो हमारे पास भेजा स्वराज एक्सप्रेस के पास, और उसके साथ ही उन्होंने अपनी बाइट भी भेजी है। उसमें 10 लाशें जलती हुई दिख रही हैं, जो आज का वीडियो है, और वे बता रहे हैं कि इसके अलावा 24 लाशें इंतजार में हैं वहीं पर, और इसके साथ ही 3 बड़े अस्पताल में उनको लाश कलेक्ट करने के लिए फोन आ चुके हैं। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज मरने वालों की, कोरोना से संक्रमित मरीजों के मरने वालों की संख्या का जो आंकड़ा है वो कहां तक चला गया है, ये उन्होंने अपनी बाइट में भी कहा है। सब प्रमाण, सारी बातें यहाँ हम भी कह रहे हैं, और जो मोक्ष संस्थान जो एनजीओ जो वहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार कर रहा है शासन की तरफ से, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर है कि जो आंकड़ों की बाजीगरी है वो तमाम तरह से हर शहर में जैसी हो रही है वैसी ही जबलपुर में भी हो रही है। कहने को जरूर कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर 469 लोग मारे गए हैं, कोरोना संक्रमित उनकी मौत हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये आंकड़ा उतना सच्चा नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास वीडियो और बाइट के साथ प्रमाण है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों चाहती है। बीजेपी के ही विधायक अजय बिश्नोई ने 2 दिन पहले
सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जबरदस्त बहस की थी और उनसे कहा था कि जिला प्रशासन यहां पर बैठकर आपके साथ गलत आंकड़े दे रहा है, तो उन्होंने उन्हें शांत करा दिया था। ये मामला भी काफी गर्म रहा है राजनीति में। उसके बाद भले ही एक अलग बात है कि अजय बिश्नोई के बाद बोलने से कुछ भी इंकार कर दिया था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वे सीएम को शिकायत दर्ज करा चुके हैं कि जबलपुर में इस तरह की हरकतें हो रही हैं कि आंकड़े सही नहीं बताए जा रहे हैं, जिला अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं ठीक ढंग से दी नहीं जा रही हैं, निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कोरोना संक्रमित मरीज अस्पताल के अंदर परेशान है, तो मरीज के जो परिजन है वो बाहर रेमडेसिविर इंजेक्शन। अरविंद, ऑक्सीजन उपलब्ध है क्या? पूरा ऑक्सीजन उपलब्ध है क्या? रेमडेसिविर तो नहीं है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की स्थिति क्या है, थोड़ा संक्षेप में? यानी आप जो बता रहे हैं मरने वालों की संख्या आज के आज जबलपुर में आधा सैकड़ा से ऊपर पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल, ये सब प्रमाण हमारे पास, चूंकि वीडियो उपलब्ध है, फाइट उपलब्ध है, तो ये आंकड़ा जो भी सरकारी आंकड़ा आएगा निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कम करके बताया जाएगा। ऑक्सीजन के लिए सर आपने पूछा, तो ऑक्सीजन की स्थिति जबलपुर में इसलिए अच्छी है क्योंकि मेडिकल हॉस्पिटल में उन्होंने अपना खुद का एक प्लांट स्थापित किया हुआ है और काफी बड़ा प्लांट है जो खुद ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। 1200 सिलेंडर प्रतिदिन कंज्यूम हो रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा वो सिलेंडर का गैस का ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। निजी अस्पताल में जो सप्लाई है बराबर प्रॉपर बनी हुई, हम लोग मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन पहुंच रहा है, वहां कोई दिक्कत इस तरह की मारामारी वाली बात ऑक्सीजन को लेकर जबलपुर में नहीं है। मारामारी है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, शासकीय अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर और निजी अस्पतालों में लूट को लेकर। बहुत बढ़िया। विनोद, आपसे भी यही सवाल है, रेमडेसिविर क्या कालाबाजारी हो रही है, नहीं हो रही है? मौत के आंकड़े क्या कहते हैं, सरकार के आंकड़े क्या बताते हैं और आपके अपने आंकड़े क्या हैं? देखिए, ग्वालियर में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर इतनी मारामारी नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ इसकी उपयोगिता ज्यादा लोगों को महसूस नहीं हुई है, क्योंकि इतने ज्यादा उनकी स्थिति अभी खराब नहीं हुई है। लेकिन जो सामने हमारे आंकड़े आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। जो प्रशासन द्वारा या स्वास्थ्य विभाग द्वारा शाम को लिस्ट जारी की जाती है कि आज 2 लोगों की मौत हुई या 3 लोगों की मौत हुई, उससे ज्यादा चिताएं शमशान घाट में जल रही है। जो हमारे पास जानकारी आई है कि प्रतिदिन 10 से 15 लोगों जो ऐसे हैं जो सस्पेक्टेड उनकी मौत हुई है, जो बाद में निगेटिव आ गए हैं कोरोना पॉजिटिव होने के बाद और उनकी मौत हो गई है। चूंकि वो निगेटिव आए हैं इसलिए प्रशासन की लिस्ट में उनका नाम नहीं रहता है और उनकी मौत हो जाती है। एक वीडियो तो ऐसा आया था जो कल हमने प्राथमिकता से चलाया था स्वराज एक्सप्रेस पर कि जिन व्यक्ति की मौत हुई थी उसको जब शमशान घाट में लेके गए थे तो नगर निगम के कर्मचारी उनसे 10 से 12 हजार रुपए की मांग कर रहे थे केवल इस बात के लिए कि उसका अंतिम संस्कार करना है। जब ये खबर प्रसारित हुई तो उसके बाद निगम अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और उसका अंतिम संस्कार हो सका। दूसरी बात वही है कि कल प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मंत्री हैं और ग्वालियर आए थे, वो मरीज बनकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और तमाम जगह गए। उन्होंने देखा कि वाकई स्थिति बेहद खराब है और वो खुद उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करके कहा कि कलेक्टर को निर्देश दिया कि जो स्थिति है वो ठीक कर लें, इससे लोग परेशान हो रहे हैं और वो खुद मरीज बन के गए हैं। तो ये समझ सकते हैं कि प्रदेश सरकार के एक मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है ग्वालियर में और जो आंकड़े हैं वो भी छुपाए जा रहे हैं। वहीं आज कांग्रेस से विधायक हैं जो प्रवीण पाठक, वो भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने इस बात को कहा कि मरीज बेहद परेशान है। और एक इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति है, उसके परिजन उससे पहुंचे थे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और उनको ये बताया गया था कि उनका जो मरीज है उसका उपचार चल रहा है, लेकिन 15 मिनट बाद उनको पता चलता है कि उसकी बॉडी तो डेड हाउस में रखी है। ये बड़ा विचित्र एकदम समझ में नहीं आया उनके और इसको लेकर हंगामा भी होता रहा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनके पास 2000 बेड अवेलेबल है, लेकिन 2531 पॉजिटिव ग्वालियर में अभी तक आ चुके हैं जो सेकंड फेज में। और इसके अलावा जो स्थिति ये है कि 3 वार्डों को कैंटोनमेंट जोन में घोषित कर दिया है। हालांकि लॉकडाउन नहीं किया गया है ग्वालियर में, वो जो 3 वार्ड है उनको कैंटोनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा कल से जो नवरात्रा प्रारंभ हो रहे हैं उसको लेकर भी साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंदिरों में केवल पुजारी और महंती ही वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, दर्शक जो श्रद्धालु है वो नहीं जाएंगे। स्थिति बड़ी भयावह है, उसको छुपाया जा रहा है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लोगों को पर्याप्त नहीं मिल पा रही हैं। लंबी लंबी लाइन लगाकर लोग टेस्ट करा रहे हैं। गर्मी में 4-4 से 5-5 घंटे बुजुर्ग तक खड़े हैं जो अपना टेस्ट कराने के लिए पहुंचे हैं कोरोना का, वो उनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। बड़ा जो स्थिति है, बड़ी भयावह स्थिति नजर आ रही है। लेकिन जो आंकड़े हैं बड़े जादुई आंकड़े पेश किए जाते हैं कि
जो मृत्यु हुई है वो केवल 2 हुई है, जो पॉजिटिव आए हैं वो केवल 400 आए हैं, 500 आए हैं। लेकिन अगर सही तरीके से जांच की जाए और सही आंकड़े अगर पेश किए जाए तो बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। प्रशासन के पास कोई उचित व्यवस्था नहीं है। जो सरकारी अस्पताल है उनके बेड लगभग फुल हो गए हैं। लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं तो 75,000 रुपए उनके जाते ही मांग लिए जाते हैं और 15 से 16,000 रुपए पर डे के हिसाब से मांगे जाते हैं। लोग सरकार की तरफ देख रहे हैं कि आगे सरकार क्या कर रही है। कोई सुनवाई नहीं है किसी भी व्यक्ति की। कोई किसी से शिकायत करने जा रहा है तो उसकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है। ऐसा लगता है कि ऊपर से ये निर्देश मिले हैं कि जो हो रहा है वो होने दीजिए और जो हम कह रहे हैं वो आप करिए। जो आंकड़े हम बता रहे हैं वैसे आंकड़े पेश करिए। ऐसा देखने में तो यही लग रहा है कि ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन जब हकीकत देखने जाते हैं तो बड़ी भयावह स्थिति पड़ेगी कि उनको देखा नहीं जाता। जब लोग वहां जाकर रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं और बिलख रहे हैं, उनको हम देखते हैं तो हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि हे भगवान, इस तरह की जो संक्रमण फैला है, कम से कम लोगों को सरकार सुविधाएं तो उपलब्ध करा सकती है, लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा। कागजी आंकड़े, जाली आंकड़े जरूर हमें। बिल्कुल विनोद जी। डॉक्टर साहब, भोपाल चले उसके पहले ये कि ये आंकड़े क्यों, आंकड़े जिस तरह से हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं, वहां से वीडियो जारी हो रहा है कि इतनी लाशें जल रही हैं, नेगेटिव आ गए हैं, उसके बाद भी पूरी पीपीई किट पहन करके ही नगर निगम के कर्मचारी उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। घर वाले नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आंकड़े छुपाने की क्या वजह है? रेमडेसिविर की तो खैर ग्वालियर बत्ती मारामारी नहीं है। इसकी आंकड़ों वाली जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आंकड़े जिस तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं, और अभी चूंकि बहुत ही कम अवधि में इतना जबरदस्त जो सैलाब आया है, और इस सैलाब में जो है जो सरकार है वो अपने लेवल पे जो है, जो प्रशासन है अपने लेवल पे जितनी भी मुस्तैदी के साथ में, जितने भी पुरजोर के साथ में व्यवस्थाएं जुटाने में जुटा है। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाता हूं और मुझे मालूम है कि किस तरह से आज शहर के जो जितने प्रशासक हैं बाकी है वो बड़े ही संजीदा होके इस महामारी का सामना करने में जो है वो जो बन सकता है उसको हम लोग बड़े साथ में मिलके प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स और सरकारी जो भी चीजें हैं उसको हम लोग हल ढूंढ रहे हैं। इसमें कहीं दो बात नहीं है। लेकिन जहां तक आंकड़ों की बात है कि हर हॉस्पिटल में डेथ हो रही है। इवन मैं भोपाल में वो वाले हॉस्पिटल भी जानता हूं, जैसे अभी हमने शुरुआत की थी कि पहले एनएबीएच अस्पताल या फिर जिनको आयुष्मान के जो केसेस डील करते हैं वही अस्पताल जो है वो कोविड का इलाज करेंगे। लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि भोपाल के ऐसे कई अस्पताल हैं जिनको की मजबूरी में आके इन मरीजों को रखना पड़ रहा है, जो भले ही आयुष्मान के लिए जिनको ऑथराइज नहीं किया गया। लेकिन जब मरीज रात में आता है 2 बजे 3 बजे रात में, जब मरीज सांस उखड़ी हुई आता है तो कोई भी अस्पताल जो है मना नहीं कर पाता। ये एक ऐसी भयानक स्थिति है जिसमें मैं ये नहीं कह सकता कि कोई आंकड़े छुपा रहे हैं, आंकड़े छुपाने का मतलब है। लेकिन हाँ, जैसे आपने डॉक्टर नितिन से बात की थी कि इसकी मोर्टेलिटी भली 1% या 1% से कम है। 100 केस होंगे, 2 केस होंगे, 400 केस होंगे तो 2 या 4 या 5 ही डेथ होंगी। लेकिन जब हजारों में जब ये स्थितियां पहुंच जाती हैं, मतलब कहाँ पिछले साल जो है लगभग 9-10 महीने लगे थे लगभग 97,000 केस पर डे आने में, 16 सितंबर या सितंबर के आसपास जो है। यहाँ पिछले 20-25 दिनों में आंकड़ा जो है 1.5 लाख से ऊपर। अब आप इसकी भयानकता को समझने की कोशिश करें इस चीज की। तो इतने ज्यादा केसेस हैं और ऐसे अस्पतालों में भी डेथ हो रही है जिनके आंकड़े गवर्नमेंट के पास पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वो ऑथराइज नहीं है, वो उस पोर्टल में नहीं है। बाकी जहां पे कोविड के केसेस, कोविड के बेड्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, वहां पे रोज शाम को जो है हमको कोविड के मरीजों की स्थिति गवर्नमेंट को देनी पड़ती है कि कितनी डेथ हुई और कैसे पेशेंट्स हैं। लेकिन ऐसे बहुत से अन्य अस्पताल भी हैं जो कोविड के पेशेंट को देख रहे हैं, जहां पे डेथ हो रही है, वो डेफिनेटली वो आंकड़ा गवर्नमेंट के पास में नहीं जा रहा होगा। ये मेरा मानना है। इसी कारण ही हो रहा है। निर्मल जी, क्या खबर है आपके पास भोपाल राजधानी की? क्या यही स्थिति यहाँ भी है रेमडेसिविर से लेकर के? डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि भयावहता, भ्रम और बदहवासी की स्थिति है। और विडंबना यह है कि प्रशासकीय तंत्र का फेलवर सामने आ रहा है और कालाबाजारियों के जो है आपदा में अवसर ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रेमडेसिविर जिसका भी जिक्र किया जा रहा था, ये 900 से 5,400 तक की रेंज में जो आता है इंजेक्शन, अभी तो फिलहाल भोपाल के मार्केट में ओपन बाजार में नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्रों ने अभी तक बताया कि इसके 20 से
25,000 तक जो है रुपए वसूले गए और बड़ी मुश्किल से जो है इसको हासिल किया है लोगों ने। अगर इसके अलावा एक और इंजेक्शन टॉसिलीजमेब की अगर बात करें तो वो सबसे महंगा इंजेक्शन है, मेरे ख्याल से 400 mg का इंजेक्शन 48,200 रुपए में आता है। 200 mg का इसी का इंजेक्शन जो है 20,400 में आता है और 80 mg का 8,100 रुपए में आता है। तो जाहिर सी बात ये भी नहीं उपलब्ध है, ये उपलब्ध है, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं इसकी बड़ी ज्यादा इसकी कीमत कहीं ना कहीं चुकाना पड़ रही, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं शॉर्टेज बताया जा रहा है। इसके अलावा इटोलीजमेब करके एक 100 mg का इंजेक्शन की अगर बात करें तो ये जो है ये 31,800 रुपए में 31,800 रुपए का आ रहा है। और अगर फेविफ्लू जो कि काफी यूज की जाती है इसकी बात करें तो 1225 रुपए इसकी कीमत है और 3 से 4 हजार रुपए इसके वसूले गए। इसके कई प्रमाण तो हमें सामने देखने को मिले और जानकारी में आए। तो जाहिर सी बात है कि जो भ्रम और जिस तरीके से लोग देख रहे हैं शमशान में जिस तरीके से लाइनें लगी हुई हैं वो भी एक बड़ा कारण है इसके पीछे। और कहीं ना कहीं प्रशासकीय फेलुअर इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज ही स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल को हटाकर प्रभाकर जी को जो है आज स्वास्थ्य आयुक्त बनाया गया है। और अगर कर्फ्यू की बात करें तो आज रात 9 बजे से कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासकीय डिसीजन जो होने चाहिए तेजी के साथ वो नहीं हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो उनमें कहीं ना कहीं कमी है। मतलब भोपाल में भी अब कर्फ्यू 19 अप्रैल तक लगातार जी बिल्कुल आज रात लॉकडाउन कर दिया गया, जनता कर्फ्यू नाम दिया गया इसको। हो सकता है लॉकडाउन से ज्यादा प्रभावी करने के लिए नाम दिया गया हो क्योंकि इसमें जो बंदिशें हैं वो थोड़ी ज्यादा बढ़ा दी गई। बिल्कुल। और मौतों की स्थिति क्या है? मौतों की स्थिति जैसे कि हमारे संवाददाताओं ने सभी ने तमाम जिक्र किया है। अगर आंकड़ा आता है सरकारी 4 से 5 तो शमशान घाट से खबरें आती हैं 60 से 67, तो आप अंदाज लगा सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण जैसा कि आपने अभी जिक्र किया था कि अगर नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है किसी मरीज की और उसकी मृत्यु हो जाती तो उसको भी नहीं माना जाता। और दूसरा जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो सूचना तंत्र तक अपनी खबरें ही मरीजों की मृत्यु की नहीं भेज रहे। समय भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपका, अजहर जी आपका, अरविंद जी आपका, विनोद जी आपका, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जो सारी बातें हमारे दर्शकों को बताई। तो वैक्सीनेशन के बाद भी अगर कोरोना की रफ्तार तेज है तो जरूरी है कि हम और भी ज्यादा सावधान रहें, शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करें क्योंकि वायरस से खुद को बचाकर रखने का आज भी यही सबसे बड़ा उपाय है। वैसे भी कोरोना का ये वो दौर है जिस सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ऐसे में आप मास्क जरूर पहने, एक दूसरे को 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाँ, वैक्सीन लगाने के दायरे में आते हैं तो उसे लगवाकर कोरोना के खिलाफ जंग में अपना अहम योगदान दें। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। नमस्कार।